डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 की क्लास में आपका स्वागत। बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर के आज के लेक्चर में हम राजनीतिक दलों के अंतर्गत राजनीतिक दलों से अभिप्राय, विशेषताएं एवं दलों की उत्पत्ति के आधार के संबंध में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपरिहार्य है, जरूरी होता है। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति या कह सकते हैं कि बिना राजनीतिक दलों के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण भी कहा गया है। लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम कह सकते हैं हम। आज की प्रतिमूलक जो सरकार का सार यही है कि सरकार और संसद दोनों पर दल का प्रतिबंध रहता है। विधानमंडल और कार्यपालिका, सरकार और संसद संवैधानिक हैं, लेकिन यथार्थ शक्ति का उपयोग कौन करता है? यथार्थ शक्ति का उपयोग वास्तव में राजनीतिक दल ही करते हैं। दल प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य नहीं कर सकती है। शासन का चाहे संसदीय रूप हो चाहे अध्यक्षात्मक, दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असंभव है। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, उसको सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन हैं। वे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और अपने कार्यक्रमों तथा नीतियों का प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है और पराजित दल विपक्ष के रूप में बैठते हैं, विपक्ष के रूप में उसकी आलोचना करते हैं। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। किसी देश के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से भी राजनीतिक दल विशेष महत्व रखते हैं। मैकाइवर ने कहा था कि राजनीतिक दलों के अभाव में न तो सिद्धांतों की संगठित अभिव्यक्ति ही हो सकती है और न नीतियों का उचित विकास ही, और न नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के वैधानिक उपायों अथवा मान्य संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है, जिसके द्वारा राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति बनाए रखने या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप और उसके समाधान के संबंध में एकमत हैं और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। अतः राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्णतः नहीं तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोणों में समता रखते हों तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हों, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में या दूसरी ओर ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है दल है, दल कह सकते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। अतः राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपाय से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो।
सरल शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जो निश्चित उद्देश्यों के लिए परस्पर सहमत हों और इनका मुख्य उद्देश्य प्राय शासन सत्ता को प्राप्त करना होता है। उपरोक्त परिभाषाओं या उपरोक्त हमने जो इसकी डेफिनेशंस देखी उसके आधार पर राजनीतिक दलों के कुछ एक लक्षण प्रकट होते हैं कि लंबी अवधि के लिए संगठन होता है, कतिपय सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में सहमति होती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, राष्ट्र की हित की दृष्टि से अपनी नीतियां को कार्य रूप देने का प्रयास किया जाता है। इसी आधार पर हम किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। वो इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट, संगठन। राजनीतिक दलों के निर्माण की पहली आवश्यकता संगठन होता है। किसी भी समुदाय को राजनीतिक दल कहलाने के लिए उसका पूर्ण रूप से सुसंगठित होना आवश्यक होता है। किसी भी राजनीतिक दल की शक्ति उसके संगठन पर निर्भर करती है। राजनीतिक दलों के लिए संगठन ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से वे अपनी निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए ये भी आवश्यक है कि उसके सदस्य संगठित हों, उनके संगठन का कोई विधान हो और सदस्यों में अनुशासन हो। इन विशेषताओं के या इन लक्षणों के अभाव में कोई भी दल प्रभावी नहीं हो सकता है। संगठन ही राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक शक्ति और संबल प्रदान करता है। दल को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन होना अत्यंत आवश्यक है। हम ये भी कह सकते हैं कि संगठन से तात्पर्य कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। जो इसका दूसरा आवश्यक तत्व है वो है मूलभूत सिद्धांतों की एकता। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों में दल के निर्धारित सिद्धांतों, विचारधाराओं अथवा मत के प्रति समर्पित सहमति होनी चाहिए। यदि दल की नीतियों और विचारधारा के प्रति उसके सदस्यों में सहमति नहीं हो पाती है तो उस संगठन का एक इकाई के रूप में कार्य कर पाना संभव नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में ऐसे अनेक उदाहरण देखेंगे। जब किसी दल के सदस्यों में नीतियों पर असहमति होती है तो दल का विघटन भी हो जाता है। दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार रखते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य यानी कि सत्ता प्राप्ति के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। अपनी सुनिश्चित नीतियों, कार्यक्रमों और विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उनमें संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के प्रति कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है राष्ट्रीय हित की वृद्धि। राजनीतिक दल के निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि वह अपने समक्ष राष्ट्रीय हित के आदर्श को सर्वोपरि रखे। राजनीतिक दलों को अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के दूरगामी लक्ष्यों को स्वीकार करना होता है। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से युक्त होता है और जिसके कार्यक्रम और नीतियों का देशव्यापी आधार होता है। उसे किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई संगठन वर्ग, जाति या संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं तो वास्तव में उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है। सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा। राजनीतिक दलों का एक जो आवश्यक लक्ष्य है, अनिवार्य लक्ष्य है, शासन
सत्ता पर नियंत्रण करना। शासन केंद्र पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप देश, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई राजनीतिक संगठन अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में शासन पर प्रभुत्व करने की इच्छा नहीं रखता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं माना जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि जो राजनीतिक दल बनते हैं, जो राजनीतिक दलों का गठन होता है, वह गठन विभिन्न आधारों पर, भिन्न भिन्न आधारों पर होता है। तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के भी विभिन्न जो आधार हैं उसको हम चर्चा करें तो पाएंगे कि जो सबसे पहला जो मुख्य आधार है वो है मनोवैज्ञानिक आधार। कई बार जो दलों का निर्माण का कारण होता है वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है कि कुछ व्यक्ति मतलब पुराने समय से ही चिपके रहना चाहते हैं और किसी प्रकार के परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अतीत से तो कोई लगाव नहीं होता, प्राचीनता से कोई लगाव नहीं होता और वो नित्य नूतन परिवर्तन करके प्रगति को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। इस आधार पर समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राय 4 प्रकार के व्यक्ति देख सकते हैं हम, या देखने में आते हैं, या उनको 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग समाज की अतीत की बातों को आदर्श मानते हैं और उन्हें वापस घटित हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रतिक्रियावादी माना जाता है। दूसरे प्रकार के लोग समाज में ऐसे होते हैं जो वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, जैसे पूंजीपति, इन्हें अनुदार कहा जा सकता है। सोसाइटी में कुछ अन्य प्रकार के ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज की बुराइयों में सुधार तो चाहते हैं, लेकिन यह सुधार वे केवल वैधानिक तरीके से चाहते हैं, इन्हें उदारवादी कहा जा सकता है। दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज की वर्तमान संरचना को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, या कह सकते हैं कि वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं उग्रवादी कहलाते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे लोगों का स्वभाव होता है वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी तथा उग्रवादी दल बन जाएंगे। सेकंड जो आधार है वो परिवेश का प्रभाव। दलों के निर्माण में परिवेश का भी जो योग है या जो इफ़ेक्ट है उसको कम महत्व नहीं दे सकते हैं। जिस परिवेश में बालक रहता है, बच्चा रहता है, व्यक्ति रहता है, उसका प्रभाव व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से उसके मानस पर पड़ता है। अतः जिस वातावरण में इंसान रहता आया है वह उसी दल का अनुयायी बन जाता है। तीसरा आधार जो राजनीतिक दलों का वो है धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं। उनका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल इसी आधार पर बने हैं। भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा के निर्माण का भी यही आधार था। आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके पास उनके आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। एक और जो आधार है वो नेतृत्व। प्राय राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की जो प्रतिछाया होती है वह व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी भी बिना सोचे समझे उसी सांचे में ढलते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो आगे बढ़ाते हैं। विचारधारा। वैसे तो राजनीतिक दलों के गठन के कई आधार हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के गठन का जो सर्वश्रेष्ठ आधार है वो विचारधारा या वैचारिक माना जाता है। राजनीतिक दलों के गठन का आधार यदि क्षणिक या अस्थायी आवश्यकता है तो वह अधिक दिनों तक नहीं चल सकते हैं। उन्हें किसी भी समाज के व्यापक हितों पर आधारित होना चाहिए।
वस्तुतः जो राजनीतिक दल मूलतः देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं पर आधारित हैं, उन्हें ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जा सकता है। लोकतंत्र के विकास में इसी प्रकार के राजनीतिक दल दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। थैंक यू।